दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज का मुद्दा है कि यहाँ पर जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कौन है और किस टाइप से वो रूल करती है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट करने का और वहाँ पे रिटर्न मिलने का सबसे बड़ा रीज़न वही होता है। यदि वहाँ पे गलत होता है तो पीछे गवर्नमेंट होती है, यदि वहाँ पे सही होता है, अच्छा रिटर्न मिलता है तो भी उसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। और यही गुड़गांव में इन्वेस्टर के सामने सबसे बड़ा यक्ष पर्सन है। क्या कि यहाँ पर 3 से 4 महीने के बाद आप जानते हैं चुनाव होने वाले हैं और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बन चुकी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कौन सी रहेगी, बीजेपी या भाजपा या फिर कांग्रेस? क्योंकि संभावनाएं तो इन्हीं दोनों पार्टियों में से हैं। बाकी और भी पार्टीज हैं यहाँ पे जहाँ जो लोग बाहर के हैं, हरियाणा से बाहर के, मैं उनके लिए बता दूँ। और यदि कांग्रेस आ जाती है तो इन्वेस्टर का कुछ नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसीज अभी भाजपा की चल रही हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों पार्टीज़ की वर्किंग स्टाइल फॉर रियल एस्टेट के लिए वो किस तरीके से काम करती हैं। क्योंकि वो हम दूसरे मुद्दों पे नहीं जाएंगे यार, क्योंकि हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब रियल एस्टेट में ही यदि हम जानना चाहें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कांग्रेस स्टाइल, और जो इन दोनों का करने का तरीका है काम, वही बता देगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कितना रिस्क है यदि हम दूसरी पार्टी आ जाती है, यदि हम आज इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, हम कंक्लूजन पार्ट में भी जाएंगे लास्ट में, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल क्या है, रियल एस्टेट के लिए क्या रही है। और ये मैं स्टार्टिंग से लेके, यानी कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ। कुछ रिसर्च के आधार पर है, कुछ है भाई 14-15 साल तो मैंने भी देखा है कि क्या हो रहा है रियल एस्टेट में। कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल रही है कि सबसे पहले कुछ गिने चुने बिल्डर्स होते हैं, कुछ ही बिल्डर्स होते हैं, और साथ में कुछ जो बिल्डर्स भी नहीं होते हैं, इंडिविजुअल्स, उनको इशारा किया जाता है कि आप इस लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ इशारा। और वो इशारे को जानते हैं, और वो जानते हैं कि नुकसान नहीं होगा, 100% काम होगा। और उसके बाद वो लैंड वहाँ की खरीदते हैं। लैंड खरीदने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कन्वर्ट किया जाता है रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में। उसके बाद रेजिडेंशियल और कमर्शियल में, यानी कि कुछ लोग लाइसेंस भी ले लेते हैं और कुछ लोग उस लैंड को सीधा फिर जो दूसरे बिल्डर्स हैं उनको सेल कर देते हैं, यानी कि सीधा प्रॉफिट हो गया। अब गवर्नमेंट को फुट प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट को क्या अंदर खाते हैं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता। और जो बात बोल रहा हूँ मैं सीधा बोल रहा हूँ, एक जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ना देखें कि उनको बुरा लग सकता है किसी पार्टी के लिए। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो हमेशा से ही जो सही है, जो सच्चाई है, उसके साथ खड़ा रहा हूँ, आज भी नहीं बदलने वाला। उसके बाद क्या होता है कि बिल्डर को भी प्रॉफिट देना ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। और उसमें क्या होता है, कुछ रूमर्स फैलाई जाती हैं, कुछ सच भी होता है कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कि भाई ये बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, या यहाँ से हम एक्वायर करेंगे, लैंड एक्वायर करेंगे, ये रोड बनेगा, वो बनेगा। तो ये देखने के बाद जो इन्वेस्टर आता है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर को भी लॉस नहीं होने दिया जाता, क्योंकि एक के बाद ऐसी ऐसी नई नई बातें लेकर आई जाती हैं कि रेट बढ़ता रहता है, यानी कि इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है। फ़ायदा सभी का है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं और जो गलत तरीके अपनाए जाते हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा ऊपर वाले लोगों का है। ऊपर वाले आप समझ ही गए होंगे। प्राइस तो कांग्रेस के राज में भी बढ़ेंगे, थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। अब आते हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट था जो जनता दल, यानी कि पहले की बीजेपी, उसमें क्या होता था कि जो लैंड के प्राइस हैं वो हमेशा डाउन जाते थे, बेसिक चीज़ें उनके प्राइस हमेशा डाउन जाते थे। और इस वजह से होता क्या था कि जो आपकी रियल एस्टेट मार्केट है उसमें भी या तो छोटा मोटा करेक्शन आता था या ग्रोथ होती थी, वो अपने एक हिसाब की होती थी, बहुत एकदम से ग्रोथ नहीं होती थी। इसके बाद आते हैं मोदी गवर्नमेंट की। मोदी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से चाहती है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें रियल एस्टेट का, हाउसिंग सेक्टर का 15 to 16% किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन रहे। और इस वजह से गवर्नमेंट बहुत ऐसे तरीके हर बार लेकर आ रही है कि जिसमें ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं, जिसमें रियल एस्टेट के रेट हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं।
उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं, उसमें आप FDI की बात भी कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल यदि हम लास्ट की बात करें तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी इंडिया के अंदर कहीं भी कोई संशय ही नहीं था कि यहाँ से गवर्नमेंट कुछ बदल सकती है, हट सकती है या गिर सकती है। और इस वजह से रियल एस्टेट हमेशा ऊपर ही जाता गया और बहुत तेज़ी से ऊपर गया। जिस तरीके से हम कहें कि अकेली जो अंदर खाते जो चीज़ें चलती हैं वो अकेली कांग्रेस राज में ही चलती थी, बीजेपी में नहीं चलती, नहीं, ये अन्याय होगा कहना, लेकिन हाँ इतना फ़र्क है कि कांग्रेस में जहाँ 80% चलती थी, बीजेपी में 20% चलती है, ये सच्चाई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, FDI, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, इन पॉइंट्स पे बीजेपी कांग्रेस से कहीं ना कहीं आगे खड़ी दिखती है। इस वजह से जो रियल एस्टेट की ग्रोथ है, जो लगातार कंटिन्यूसली अप जाने के जो चांसेस हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट में ज़्यादा रहेंगे। सेंटर में बीजेपी है ही, हाँ स्टेट में इसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी कौन सी नहीं, ये तो मैं नहीं जानता और ना ही उसके ऊपर कुछ बोलना चाहता। लेकिन जो दोनों ही पार्टीज़ हैं, इनका वर्किंग स्टाइल है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। सो दोनों ही पार्टीज़ की वजह से रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ेंगे। हाँ कुछ और वजह यदि रियल एस्टेट की प्राइस करेक्शन आने के हों तो वो हो सकती है। मैं अकेले जो गवर्नमेंट की बात है मैं वो कर रहा हूँ। कंक्लूजन पार्ट में भी यदि हम बात करें तो जी हाँ, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो ऊपर तक यानी कि गवर्नमेंट तक अप्रोच रखते हैं, उनको पहले से बहुत कुछ पता लग जाता है, इसलिए ज़्यादा फ़ायदा उनको कांग्रेस में है। लेकिन जो आम इन्वेस्टर है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनका ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी में है, क्योंकि अंदर की बातें बाहर आने में बहुत टाइम लग जाता है और तब तक लोग समझ भी नहीं पाते और वो सभी के लिए ही होती हैं। लेकिन फिर भी यदि हरियाणा में भाजपा रहती है, भारतीय जनता पार्टी रहती है, तो उसके लिए थोड़ा आसान काम ये हो जाएगा, क्योंकि सभी मिनिस्ट्रीज, और यदि मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करूं तो वो भी भाजपा के पास है। और सबसे बड़ी बात यदि गुड़गांव की बात करूं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री यहाँ के एक्स CM के पास है। सो आज के लिए तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि नए व्यूवर्स हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स में रियल एस्टेट से जुड़े रहने के लिए।